नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। 11 जुलाई को पूरी दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस मनाती है। आप सब जानते हैं कि इस समय विश्व की जनसंख्या 7 अरब के आंकड़े को छू चुकी है और भारत की जनसंख्या चीन के बाद सबसे ज़्यादा है। 125 करोड़ हम हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी जो जनसंख्या, इतनी बड़ी जो आबादी है, ये कुछ चुनौतियां भी पेश करती है और एक अवसर भी प्रदान करती है। देखना ये है कि हम किस प्रकार से इन चुनौतियों से निपटते हैं और किस तरह के अवसर इतनी बड़ी आबादी से हम निकाल सकते हैं। आज इसी पर बात करेंगे, भारतीय संदर्भ में भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी जनता जनार्दन और हमारे विशिष्ट मेहमान बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ वेंकटेश श्रीनिवासन जी हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड से आते हैं। आपका स्वागत है। डॉक्टर पूनम मुथरेजा हमारे साथ हैं, जो कि पॉपुलेशन फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर पीके होता साहब हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि सिन्हा हमारे साथ हैं, जानी मानी महिला अधिकार कार्यकर्ता। आपका स्वागत है। डॉक्टर अभिजीत दास हमारे साथ हैं, सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस से आते हैं। स्वागत है आपका। और मदन मोहन जैड़ा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स से। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले आइए ज़रा विश्व के संदर्भ में, इस बार के थीम के संदर्भ में और भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में कुछ मुद्दों को समझ लें। भारत विश्व में घनी आबादी वाला दूसरा देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या की 16.7% जनसंख्या रहती है। भारत के राज्यों की जनसंख्या की तुलना कई देशों की जनसंख्या से की जा सकती है। हाल के सालों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कुल जनसंख्या में निरंतर वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि कुल जनसंख्या का लगभग 50% रिप्रोडक्टिव आयु वर्ग का है। यही कारण है कि जनसंख्या में हर साल लाखों लोग और जुड़ जाते हैं। बड़ी जनसंख्या की एक अवधारणा कहती है कि 1 अरब से भी ज्यादा आबादी वाले देश, जिसमें लगभग आधी जनसंख्या उत्पादनकारी आयु वर्ग की हो, तो ये जनसंख्या उस राष्ट्र की एक एसेट मानी जानी चाहिए। लेकिन जहां गरीबी हो, अशिक्षा हो, दूषित वातावरण में बड़ी आबादी रहती हो, वहां जनसंख्या को एसेट कैसे माना जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट में भारत मानव विकास सूची में बहुत निचले पायदान में आता है। जीवन की संभावना, स्कूल दाखिले, साक्षरता और आय जैसे मुख्य पैरामीटरों में भारत का दुनिया में 135वां स्थान है। यदि इस स्तर को बदलना है तो स्वास्थ्य, जनसंख्या और सामाजिक विकास से संबंधित विषयों को संबोधित करना जरूरी होगा। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम आपात स्थितियों में असुरक्षित लोगों, खास तौर से महिलाओं और किशोर उम्र की सुरक्षा रखा गया है। महिलाओं की सुरक्षा को हर स्थिति में सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है, बगैर किसी एक्सक्यूज यानी किसी बहाने के। अन्य विकासशील देशों की तरह भारत के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है, खास तौर से उस परिदृश्य में जिसमें महिलाओं के प्रति अपराधों, हिंसक वारदातों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विश्व जनसंख्या दिवस का एक उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण है, तो बड़ा उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली भी है। तो अगर भारत की जनसंख्या की हम बात करें तो ये माना जाता है कि हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या हमारी संख्या में आकर जुड़ जाती है। तो तमाम पहलुओं पर, जनसंख्या के, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के पहलुओं पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ वेंकटेश श्रीनिवासन जी बैठे हुए हैं। वेंकटेश जी, सबसे पहले तो यूएन ने जो इस बार का थीम रखा है, जिसमें वल्नरेबल जो आपकी पॉपुलेशन है, महिलाओं की, बच्चियों की, जो कि संवेदनशील इलाकों में आपातकालीन स्थितियों में रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको उनकी डिग्निटी देने की है। कुल मिलाकर ये थीम क्या है और इसका क्या मकसद है? जैसे सभी लोग जानते हैं कि हर कंट्री में कहीं बाढ़, कहीं पे भूकंप, कहीं पे टाइफून, कुछ न कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं। इन सब सिचुएशंस में सबसे बड़ा जो अफेक्ट होता है, जो ग्रुप, वो है महिलाएं और एडोलेसेंट गर्ल्स। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी तो इन चीज़ों के लिए रुकती नहीं है, प्रेग्नेंट डिलीवरी तो होनी ही है। तो वैसे परिस्थितियों में सेवाएं क्या होनी चाहिए, वैसे परिस्थितियों में जो सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं वो क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में जब तक ध्यान आकर्षण नहीं करेंगे, तब तक जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज है, उनके जो प्लानिंग है, उनमें ये सब शामिल नहीं होंगे, तो जो भी सरकार है इन सुविधाओं को देने में दे विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो संयुक्त राष्ट्र का ये मुद्दा इसलिए इस बार हमने आगे बढ़ाया ताकि सभी कंट्रीज में इसकी प्लानिंग ढंग से हो, या कि तैयारी हो, ताकि जब भी प्रॉब्लम्स आए उसको ढंग से निपट पाएंगे।
तो ये इसका कारण है कि हमने इस मुद्दे को इस बार हमने आगे बढ़ाया, हाईलाइट किया। हमारे साथ डॉक्टर पूनम मुजरेजा हैं। डॉक्टर पूनम मुजरेजा, ये बताइए कि अगर भारतीय संदर्भ में हम सब जानते हैं कि विश्व में जनसंख्या के मामले में हम नंबर 2 पर आते हैं, वृद्धि दर भले ही रुक गई हो लेकिन अभी तक जो चल रही है पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है वो बढ़ रही है। क्या मानती हैं आप, इस समय अगर हम भारत की जनसंख्या के मुकाबले अपने संसाधनों की बात करें, अपने जो भी हमारे एसेट्स हो सकते हैं उनकी बात करें, कहाँ, कैसे और कब हम ये तालमेल बिठा पाएंगे? देखिए, भारत में बहुत कुछ करने के लिए है, अभी बचा तालमेल मिलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यंग लोग हैं। 70% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन, ये पॉपुलेशन मोमेंटम जो यूथ है रिप्रोडक्टिव एज से, उस पे आता है। और इन्हीं की UNFPA की ही रिपोर्ट है जो जिसमें दिखाया गया है कि अगर हम एज एट मैरिज, एज एट फर्स्ट बर्थ 18 से 23 करते, एज एट मैरिज 18 है पर फर्स्ट बर्थ अगर सब 23 की उम्र में दें तो बहुत से, सिर्फ आबादी कम करने के लिए नहीं, सबसे पहले तो लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य पे बहुत फर्क पड़ेगा। मैटरनल मोर्टालिटी कम होगी, चाइल्ड मोर्टालिटी कम होगी, और देश में पॉपुलेशन जो ये लोग, people do not want large number of children। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत की जनता 1.9, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहती है। तो उनको वो साधन देने के लिए अगर कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग पे जोर दिया जाए और एज एट मैरिज पोस्टपोन की जाए, और लड़कियों को वैसे भी पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी अगर वो शादी करके जल्दी बच्चे नहीं पैदा करने शुरू करेंगे, तो उससे इकोनॉमिक उनकी सिक्योरिटी होगी, एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। पर इसके लिए हमें ट्रेनिंग, एक तो सिर्फ स्कूल जाना काफी नहीं है, कॉलेज जाना है और स्किल डेवलपमेंट करना है। अगर ये सब होता है और लोगों को क्वालिटी सर्विसेज मिलती हैं, हेल्थ में फैमिली प्लानिंग क्वालिटी सर्विसेज मिलती है और किसी दबाव में नहीं, एक चॉइस मिलती है जो लोग जाके ले पाए। हमारे हम स्वास्थ्य संस्था सुविधाओं में हमारी बहुत कमी है, और फैमिली प्लानिंग, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन में तो बहुत ज्यादा कमी है। क्वालिटी सही नहीं है, पर वैसे भी अगर आप अभी देखिए स्टॉक आउट्स हैं, सिर्फ जोर है स्टेरिलाइजेशन पे। स्टेरिलाइजेशन तो उन महिलाओं को चाहिए जिनको और बच्चे नहीं चाहिए, पर जो यंग पॉपुलेशन है जो अपनी स्पेसिंग करना चाहते हैं, पोस्टपोनिंग द फर्स्ट चाइल्ड, उनको हमें ऐसे साधन, टेम्पररी मेथड्स हैं और उस पे बजट भी लगाना होगा। बल्कि डॉक्टर मुजरेजा, हम तो ये भी देखते हैं कि पहले एक टाइम था जब फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रमों पर मीडिया में भी बहुत जोर दिखता था, हर जगह विज्ञापन नजर आते थे, हर जगह पोस्टर। अभी उतना नहीं है। इसको हम किस तरह से समझें? क्या हम इसको ऐसे समझें कि हम काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं, या हम ये माने कि शायद हम अब इस पहलू को थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं? हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम लोग जो, अगर आप बजट भी देखें ना, सिर्फ 6% ऑफ RCH का जो बजट है फैमिली प्लानिंग पे स्पेंड होता है। 34% इज ऑन मैटरनल हेल्थ। I am not saying budget should not be spent on maternal health, पर फैमिली प्लानिंग पे बजट बढ़ाना चाहिए। और हमें विज्ञापन जो हैं शायद इसलिए भी नहीं हो रहे, लोग जानते हैं। आप क्या विज्ञापन करेंगे कि आप 2 बच्चे करिए, जब लोग चाहते ही नहीं हैं 2 बच्चे करना। और दूसरा, जो विज्ञापन हुए हैं उससे फर्क नहीं पड़ा फैमिलीज को कि आप 2 बच्चे करिए या आप फैमिली प्लानिंग करिए। बीच में आता 1 बच्चे करिए। लोग चाहे 3 बच्चे चाहें, चाहे 1 बच्चा चाहें, लोग उतने ही बच्चे करेंगे जितना वो चाहते हैं। और जो विज्ञापन है हमारे यहाँ, विज्ञापन सिर्फ यही हुए हैं कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं। आपने और तो कोई विज्ञापन नहीं देखोगे। हमें विज्ञापन की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब समझते हैं गरीब लोग और महिलाएं इंडिया में बच्चे ज्यादा पैदा करना चाहती है। ये सही नहीं है। वो जितने बच्चे चाहते हैं वो उतने करेंगे, और वो कम बच्चे चाहते हैं। और हमें विज्ञापन ये करना चाहिए उनके राइट्स क्या हैं, किस टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं, और साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और फायदा क्या है।
उस पे अगर हम थोड़ा जोर, आपके दूरदर्शन में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर पीके होता हमारे साथ हैं। होता जी, ये बताइए कि जैसे अभी मैम कह रही थी कि स्वास्थ्य के को लेकर जो है सबसे ज़्यादा हमारी चिंता है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो प्रसव से के बाद हमारे जो मौतें होती हैं बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर दुनिया से हम तुलना कर लें, शिशु मृत्यु दर का भी आंकड़ा हमारा हम बहुत भयावह हो पड़ता है देश के लिए। क्यों हम स्वास्थ्य के मामले में इन सब चीज़ों को आज तक भी टैकल नहीं कर पा रहे जिस मुस्तैदी से हमें करना चाहिए था? जी, 2003 के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर्याप्त नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 520 जहाँ था मृत्यु दर माओ का, वो आके 172 के आसपास आ गया है। लेकिन उसमें कोई सेटिस्फाइड होने का बात नहीं है। इट शुड बी बिलो 100। ये जो डिजाइनिंग प्लानिंग है ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एफिशिएंसी, बजट अपार्ट एफिशिएंसी इज नीडेड। एक चीज़ है कि डॉक्टर कम्युनिटी इन लार्ज आर डिजीज क्योरिंग पर्सनैलिटीज़। ये पब्लिक हेल्थ में उन लोगों का इतना दिलचस्पी नहीं है, तो उनको इंसेंटिवाइज करके प्रॉपर सेटअप करके एफिशिएंसी के द्वारा आपको फैमिली प्लानिंग सर्विस, मैडम सही सब चीज़ सही बोले हैं। वो जो क्वालिटी वर्ड यूज है वो क्वालिटी के साथ एक रखिए, प्राइवेसी एंड डिग्निटी। ये प्राइवेसी एंड डिग्निटी के बिना महिलाएं जो कि ज़्यादा फैमिली प्लानिंग ढूंढते हैं वो आएंगे नहीं, पर्टिकुलरली फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। दे वांट स्मॉल फैमिलीज। ये गलत सोच है कि मुस्लिम कम्युनिटी फैमिली प्लानिंग नहीं चाहता है, ये गलत सोच है। ये बिल्कुल रॉन्ग एंड ऑफ द सिचुएशन। आप उनको सेवा ठीक से दे पाएंगे क्या? उनके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिग्निटी, ये तीन चीज़ रहते हुए आपको अगर एक स्टैंडर्ड सर्विस, क्वालिटी छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड सर्विस देंगे, फैमिली प्लानिंग ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड हाइजीनिक सर्विस दे पाएंगे तब हो जाएगा काम, बट सिर्फ वो चीज़ नहीं है। ये जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, दे कैन बी वेरी प्रोडक्टिव ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें पॉपुलेशन को एक एसेट समझना चाहिए और स्वास्थ्य के साथ उनका शिक्षा, उनका पीने का पानी, उनका हर तरह का विकास का चीज़, स्किल डेवलपमेंट जैसे मैम बोले। और हमें क्या हो रहा है इंडिया का इकोनॉमी में, वी आर ऑल कॉर्पोरेट हाउस ड्रिवन। लेकिन छोटे शहरों में, गाँव में लोगों को कैसा जोड़ा जाएगा डेवलपमेंट के साथ, वो चिंता करना बहुत ज़रूरी है। उससे ये होगा कि डोंट लुक एट पॉपुलेशन एज ए हेल्थ इश्यू ओनली, सी इट एज एन एसेट इश्यू। और जो अपर पुअर हैं और लोअर मिडिल क्लास है, वो पैसा खर्च करने के लिए भी राजी हैं, थोड़ा थोड़ा डिग्निटी के साथ अगर ठीक सेवा मिल जाए। जी हाँ, यही मेन चीज़ है कि एफिशिएंसी का चीज़ लाना है। जी, आप सही कह रहे हैं कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन उसको एसेट बनाए कैसे? अगर अशिक्षित जनता है, अगर पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब है, उसके पास ठौर ठिकाना नहीं है, तो कहाँ से आप उसे एसेट बनाएंगे? अंजलि सिन्हा हमारे साथ हैं। हम खासतौर से अंजलि जी आपसे महिलाओं के संदर्भ में बात करें कि महिलाएं और बच्चियां बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशंस में आज कई जगह हैं, जैसे कि अभी वेंकटेश जी भी जिक्र कर रहे थे। आप क्या मानती हैं, इनको अधिकार देना, इनको इनके राइट्स के बारे में बताना और जिसकी हकदार हैं उसको इन्हें दिलाना कितना बड़ा काम होगा अगर हम वाकई जनसंख्या को एक एसेट बनाना चाहते हैं? तो भारत में देखिए, जब भी जनसंख्या की बात होगी तो जनसंख्या दबाव की बात होगी, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया है। और जब भी जनसंख्या की दबाव की बात होगी तो नियंत्रण की बात होगी। नियंत्रण की जब भी बात होती है तो लगातार आप ये देखे हैं कि नियंत्रण की मुख्य जो जिम्मेदारी, जो बोझ होता है, महिलाओं को ही उठाना औरत के ऊपर आ जाता है। और हमारे जैसे पुरुष प्रधान समाज में इस जिम्मेदारी को पुरुष ज़्यादा नहीं निभाते हैं। देखने में यही आया है कि जितने नसबंदी के केसेज होते हैं उसमें वो समान रूप से मौजूद है दोनों के लिए, लेकिन पुरुषों की संख्या नहीं आई है उसमें। तरह तरह के प्रोत्साहन के बावजूद वो नहीं आया है। तो एक बात तो ये है कि मिलीजुली जिम्मेदारी नहीं है, नियंत्रण होना चाहिए। तो दोनों परिवार में दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेडिकल सुविधाएं नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि आज के समय में कैंप में ऐसे ऑपरेशंस क्यों किया जाए। ऐसे ही क्या कोई भी ऑपरेशन, चाहे आप मोतियाबिंद का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं मौजूद हैं
तो कैंप में लोगों को लिटा करके, लोगों को भर करके और इस तरह का टारगेट दे करके कि आपको इतने केसेस ले करके आने हैं, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात है। और ये इस बात को साबित करता है कि पीएचसी की हालत हमारे देश में एकदम ख़राब है। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में भी आप सभी जानते हैं कि जितनी जनसंख्या वहाँ जाती है उसकी तुलना में वहाँ सुविधाएं, न तो डॉक्टर हैं ना ही नर्स है, कोई स्टाफ नहीं है वहाँ पे। तो एक तो सुविधा है नहीं, जो है उस पर दबाव ज़्यादा है। तो दो वजह मौजूद है। हमारे जैसे समाज में औरतों को वैसे ही इन सब तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। उन्हें ये मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। निर्णय का अधिकार काफ़ी जगह नहीं होने के बाद ये दबाव उसके ऊपर आ जाता है। अब इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि मातृ शिशु मृत्यु दर ज़बरदस्त है यहाँ पे। असुरक्षित गर्भपात के कारण हर साल 15 से 18 हज़ार औरतों का मरना बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा जो नहीं मरती हैं उनसे भी कौन पूछने जाता है कि आप जिंदगी भर क्या झेलते हो। महिला स्वास्थ्य में आप देखें कितनी महिलाएं तो एनीमिक हैं। बिल्कुल। तो अब 7% हीमोग्लोबिन बताया जाता है और 7% में मतलब अधिकतर औरतों का जो आंकड़ा आता है, और 7% में अगर डिलीवरी होता है तो खतरनाक है ऐसा। गरीबी का रिश्ता भी बहुत ज़बरदस्त है। तो सुविधाएं, गरीबी, जागरूकता, महिलाओं का सेकंड ग्रेड होना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि आप सिर्फ पकड़ लें कि हम जननी को सुरक्षा देंगे, सिर्फ उससे मामला नहीं होगा। जननी को महिमा मंडित करके खाली सुरक्षा नहीं मिलने वाला है। बेसिक न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं हमारे समाज में कितना है, प्लस पॉलिसी लेवल पर कैसे तय किया जाता है कि महिला का, आपने रिपोर्ट में बहुत अच्छा दिखाया कि इस बार ये माना गया है कि औरत का स्वास्थ्य प्राथमिकता पर है। तो पॉलिसी लेवल पर भी वो कैसे एक सिटीजन मान करके, एक नागरिक मान करके, एक व्यक्ति मान करके उसके निर्णय को, उसकी इच्छा को प्राथमिकता दिया जाए और वो जो सुविधाएं चाहे वो मिले उसको, ये एजेंडा पर है। जी अभिजीत जी, जिस तरह से अभी बात निकल कर आ रही है कि आज के टाइम में कोई नहीं चाहता कि ज़्यादा बच्चे हों, क्योंकि सबको पता है कि कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे उन्हें खिलाएंगे, कहाँ बसाएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वो परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो गरीब हैं, आप शहर में देखें, गांव में देखें, वो वाली जो बात है कि साहब 2 हाथ आएंगे तो ज़्यादा कमाएगा, ये बात अभी गई नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि सामाजिक अगर अध्ययनों के दौरान किस तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं, ख़ासतौर से इस चीज़ को लेकर कि जितने हाथ हैं उतना ही काम है? मुझे लगता है ये 2 हाथ जो काम देने वाली बात, ये अभी इतिहास हमारे देश में है। हमारे देश में लगभग हर परिस्थिति में महिलाएं, और मैं महिलाओं पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ पुरुषों ने ये मुद्दा एकदम बाप बनकर ये पूरी जिम्मेदारी को नकार दिया है, और ये एक बहुत गलत बात है क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी अगर माँ की है तो उतनी ही बाप की है। मैं लेकिन उसमें आता हूँ, हमारे अध्ययन और पूरे जो बड़े सर्वे हैं, लगातार ये निकल रहा है कि भारत में अभी छोटे परिवार के नॉर्म जिसको हम कहते हैं उसको प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता है केवल मात्र जो है सही व्यक्ति के लिए उसके उपयुक्त जो परिवार नियोजन साधन है उनको उनके पास मुहैया करना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग है वो एक 50 साल पुराने मानसिकता पे फंसी हुई है। क्यों? नंबर 1, आज भी जैसे पूनम जी ने कहा, आज भी जो सबसे व्यापक तरीका है वो है महिला नसबंदी। महिला नसबंदी आप कब करते हो? महिला नसबंदी 2 बच्चे होने के बाद ही ऐसी महिला जिसका उम्र कम से कम 28-30 साल का हो। तो पहले, और आपके बच्चे पैदा कौन कर रहे हैं? कहाँ पे आपको सुविधाएं देने की ज़रूरत है? 20, 18, 21, 22। तो ये तरीका उनके लिए उपलब्ध नहीं है। पिछले 2-3 सालों से भारत सरकार ने एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करने लगे हैं जिसको कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग IUD, यानी कि जो गर्भाशय के अंदर एक कॉपर टी जैसा था, ये भी 10-12 साल वाला है। ये भी कब इसका इस्तेमाल हो रहा है? जब 2 बच्चे हो जा रहे हैं। तो पूरी तरह अगर देखें, आज के दिन 70 से 75% बच्चे या तो पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। आपको दंपतियों को पहला या दूसरा बच्चा स्पेसिंग करने में
मदद करना है। जैसे पूनम जी ने कहा, अगर हम पहला बच्चा 18 से 23 साल स्पेसिंग में जो है अपना मदद कर सकते हैं दंपतियों को, नव दंपतियों को, तो भारत की जो जनसंख्या हम ऑस्ट्रेलिया कह के डरते हैं, उस डर से हम पूरी तरह दूर हो जाएंगे। तो हमें आज की जो ज़रूरत है, अगर हम जनसंख्या की बात कहें, तो परिवार नियोजन के नज़र से हम लोगों को अपनी विधि पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। हमारी जो प्राथमिकता है वो टेम्पोररी मेथड्स, वो युवा केंद्रित जो तरीके हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी जो इससे भी महत्वपूर्ण मैं बात कहता हूँ, पिछले 70 साल से लगभग हमारी देश आज़ाद हुई है, तो हम लोगों ने जनसंख्या को एक भयावह डरावना मुद्दा बना के रखा है और संख्या पर हम लोगों ने जोर दिया। आज का जो मौका है, हमें संख्या को भूल जाना चाहिए, हमें जन पे ध्यान देना है। हमारे देश में हम अगर चीन की बात करते हैं, चीन की जनता की जो खुशहाली का मानक अगर देखें और हमारे देश में जनता की खुशहाली का मानक देखें, 135वां दुनिया के हम कहते हैं थर्ड इकोनॉमिक पावर, 135th ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो है शर्मनाक चीज है। और हम लोगों को अगर जन की बात करें तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये जन कौन है जो छूट जाते हैं। जैसे अभी बात हुई कि हम लोग वल्नरेबल की बात कर रहे हैं, एक है आपदा ग्रसित जन, लेकिन हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हर रोज आपदा में जी रहे हैं, है ना। तो उन आपदाओं से जो दैनंदिन आपदा है, उस दैनंदिन आपदा से जीने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, हाँ, उनके लिए जिंदगी में सक्षमता बढ़ाना। दो हाथ हैं, वो दो हाथ कितने काबिल हाथ हैं, हम लोगों हाथ में काबूलियत देने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी इस देश की जनता, जो हम कह रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, या जो खुशहाल जनता है, वो खुशहाल जनता में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारा कम होता जा रहा है। मदन मोहन जी, जिस तरह से बात करें कि हमें जन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, संख्या पर उतना नहीं देना चाहिए, संख्या को ज़रा पीछे रखना चाहिए, और इतनी जो एक भयानक पिक्चर हम पेश कर देते हैं वो नहीं करनी चाहिए। क्या आपको वाकई लगता है कि अगर हम इस लाइन पर चलें तो हम सही चलेंगे, अपनी जनसंख्या को देखते हुए बेटर तरीके से मैनेजमेंट कर सकेंगे? बिल्कुल, मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ। हमें जनसंख्या को एक समस्या नहीं मानना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि लगातार जब भी हम जनसंख्या दिवस पर बात करते हैं या आगे पीछे बात करते हैं, ये मान के चलते हैं कि जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है हमारी। देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं। अभी जो एफर्ट्स हो रहे हैं उससे काफ़ी बदलाव आए हैं। हम आज 2 बच्चों की बात करते हैं, अगर आप अपने घर के आसपास देखें तो आपको बहुत सारे कपल मिल जाएंगे जो सिर्फ एक बच्चा जिनका है। तो बदलाव आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। आज एक आप जो गरीब से गरीब आदमी से ही पूछें कितने बच्चे हैं, अगर उसको 3 बच्चे हैं तो थोड़ा शर्माता है वो 3 बच्चे बताने में। तो लोग चाहते हैं कि बच्चे कम हों, छोटे परिवार को लोग अडॉप्ट करें, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आएगा अगले 30 साल बाद, 40 साल बाद आएगा। अभी हमारी आबादी इसलिए ज़्यादा है और अगले कुछ साल तक इसलिए ज़्यादा होनी है क्योंकि हमारी आबादी पहले से ज़्यादा है, जैसा कि मैडम ने अभी कहा। अब हम सारा जो समस्या को फोकस करते हैं कि हमारी आबादी ज़्यादा है जी, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, हमारी आबादी ज़्यादा है, ये बिल्कुल सोच गलत है। हमें फोकस इस बात पर करना चाहिए कि जो हमारी आबादी से जुड़ी समस्याएं हैं उसको कैसे हम सॉल्व करें। मैं अभी एक डाटा देख रहा था, वो डाटा ये कहता है कि हमारे जितने भी प्रसव होते हैं उसमें से जो सांस्थानिक प्रसव हैं, यानी जो हॉस्पिटल में जो प्रसव होते हैं, वो 51-52% हैं। तो पहली नज़र में आप देखेंगे तो हम भी मीडिया में हैं तो हम एक हेडलाइन लगाएंगे कि हमारे देश में 2.5 करोड़ बच्चे हर साल होते हैं और 2.5 करोड़ में से 1.25 करोड़ बच्चे जो है वो कहीं अस्पताल की फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, 50% बच्चे यानी 1.25 करोड़ बच्चों के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में फैसिलिटी है। जब हमारे अस्पताल या हमारे जो डिस्पेंसरी में हम 125 करोड़ बच्चों को प्रसव की सुविधा दे सकते हैं, तो क्या हम 2.5 करोड़ को नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है और एक व्यापक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज हमारी आबादी 125 करोड़ है। सवाल है कि 125 करोड़ लोगों के लिए हम खाने का इंतजाम कर रहे हैं, हम उनके रहने का इंतजाम कर रहे हैं, हम उसमें से 12 करोड़ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो उनकी जो दूसरी समस्याएं हैं, क्या हम सारे कपल्स के लिए जो गर्भ निरोधक से जुड़ी समस्याएं हैं या उनको जो फैमिली प्लानिंग से जुड़ी समस्याएं हैं वो हम क्यों नहीं मुहैया करा सकते? तो आज सारी अप्रोच इस लाइन में देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपनी सुविधाएँ बढ़ाएँ, कैसे हम इस जो हमारी जो ये जन है इसको हम कैसे अपने एक जनसंख्या लाभ के रूप में कन्वर्ट करें, जैसे कि अभिजीत जी ने भी कहा था। ये करने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं। इसके लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए,
आंकड़े बताते हैं कि अगले 15-20 सालों में यूरोप में, अमेरिका में बहुत जगह आबादी इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो जाएगी, उनके पास लोग नहीं होंगे काम करने के लिए, और हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग होंगे काम करने के लिए। तो हमारे लोग वहाँ काम करने जा सकते हैं, लेकिन तभी जा सकते हैं जब वो ट्रेंड हो, उनके पास अच्छी एजुकेशन हो, उसके पास अच्छा हुनर हो, चाहे वो छोटा हुनर हो चाहे वो बड़ा हुनर हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जनसंख्या को एक लाभ की तरह हम देखें, लेकिन जनसंख्या को लाभ की तरह हम तब देखेंगे जब उस जनसंख्या में जन के बारे में हम सोचेंगे और उससे जुड़ी हुई जो उसके राइट्स हैं, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, वो अगर उसे मिल पाती हैं तो वाकई हम उसे सशक्त जन के रूप में अपनी जनसंख्या को इस्तेमाल करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे और जनता जनार्दन की राय इस पर क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम के द्वारा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस जो बड़ी जनसंख्या है देश की, उसको किस तरह से एक ऐसी जनसंख्या के रूप में, एक एसेट के रूप में हम देखें, पहचानें, और उसके लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आइए ज़रा जन की राय ले लें, जनता जनार्दन की राय ले लें। जी, हमारे साथ में कुछ लोग हैं, अपनी बात कहेंगे। जी बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से हम देखते हैं जिस तरह की भीड़ भाड़, जब जनसंख्या का हम तस्वुर करते हैं तो भीड़ भाड़ हमारी जहन में आती है। आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको एसेट बनाया जा सकता है? मैडम, इसके कई उपाय जो थे पहले से ही चालू होने चाहिए थे। आगे जो है अपने जहाँ झुग्गी झोपड़ी हैं, इन पे थोड़ा सा ऐड का और इन चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, जिससे वो समझें। जी हाँ, बोलिए सर। जी, मेरा सुझाव है कि परिवार नियोजन के जो साधन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाए जाएँ। नंबर 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनमें जो ये परिवार नियोजन के साधन हैं उनका काफ़ी प्रचार होना चाहिए और उनको प्रोवाइड करना चाहिए जो भी कुछ। ओके जी हाँ, इधर दीजिए। हाँ, अच्छा आप मैम आप बोलिए। हाँ, अच्छा आप बोलना चाहती हैं, बोलिए। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को सबल बनाना जाए, सबल बनाने की ज़रूरत है, न कि उन्हें पैसे बांटे, लेकिन उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। सही बात है। जी, पीछे दीजिए। एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे वो पैदा करते हैं तो उनको गवर्नमेंट सब्सिडी कम कर देनी चाहिए 2 से ज़्यादा बच्चों को, जैसे एजुकेशन है, राशन है, तो थोड़ा सा एक डेटरेंट होना चाहिए ताकि वो उसको पालित करें। जी, मेरे ख्याल से इस पे एक राय ले लें अपने यहाँ पे विशिष्ट मेहमानों की। पूनम जी, ये जो बात अक्सर लोग डेटरेंट की बात करने लगते हैं, लोग कंट्रोल्स की बात करने लगते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ आप या तो लोगों को इंसेंटिव दीजिए या किसी को थोड़ा इस तरह का प्रावधान रखिए, जैसे वो भाई साहब कह रहे हैं कि सब्सिडी काट दो। जी, ये सारी जो चिंतन रहता है लोगों के दिमाग में, इसका क्या आप जवाब देते हैं? देखिए, ये इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स, जो आप डिसइंसेंटिव की बात कर रहे हैं कि उनकी सब्सिडी काट देनी चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में इसका डिस्कशन, डिबेट हो चुका है। 1994 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ पे रिसर्च एविडेंस से बताया गया था कि नीदर इंसेंटिव्स वर्क नॉट डिसइंसेंटिव्स वर्क। डिसइंसेंटिव्स तो इंसेंटिव से ज़्यादा खराब है। मैं बताना चाहूँगी आपको क्यों। अगर मैं पैदा होती हूँ किसी परिवार में और मेरे माँ बाप मुझे मैं तीसरी बेटी हूँ तो या बेटा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं मैं स्कूल नहीं जा सकती। मैंने क्या गलती करी है, आप मुझे सेवाओं से वंचित करेंगे। दूसरा जो महिलाएं हैं, हम इस पुरुष प्रधान देश में देखते हैं कि महिलाएं चाहते हुए भी या तो फैमिली प्लानिंग का डिसीजन नहीं ले सकती हैं, उनकी मदर इन लॉ और हस्बैंड लेते हैं, या सुविधाएं नहीं प्राप्त उनको। उनकी क्या गलती है कि उनका बच्चा हो गया जबकि वो चाहती हैं सिर्फ 2 बच्चे या 1 बच्चा। तो ये उनको क्यों हमें पनिशमेंट देनी चाहिए। और तीसरा, जब आप जानते हैं कि हर परिवार, ऑलमोस्ट हर परिवार इस देश में 2 से कम बच्चे चाहता है या 2 बच्चे चाहता है। अगर कुछ परिवार हैं जो 3 बच्चे चाहते भी हैं, हम उनको उनकी मर्जी। और जो इंसेंटिव्स की मैं बात कहना चाहती हूँ, इंसेंटिव्स बहुत ही डिस्टॉर्ट करे हैं हमारी रियलिटी को। आपको मालूम है 85% फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर इंसेंटिव्स के लिए जाता है और साधन हम बहुत कम लोगों को दे पाते हैं।
तो हमें चाहिए वो जो पैसा हम इंसेंटिव में देते हैं, हमारे वो पास साधनों सीमित में पैसा दें। है, साधनों में दे और क्वालिटी इंप्रूव क्वालिटी में दी। वेंकटेश जी, देखिए अभी कुछ आंकड़े बताए गए थे। लोग चाहते हैं कि सेवाएं लें, हम सेवाएं दे नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बरवानी डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे हमने एक प्रोजेक्ट चलाया 2-2.5 साल के लिए। उसमें हमने देखा कि जो बिल्कुल बच्चा नहीं है और एक बच्चा है, उनमें फैमिली प्लानिंग का यूज 2% था। 2.5 साल में वो बढ़ के 26% हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि आप साधन गांव के स्तर पे पहुंचाएंगे और लोगों को समझाएंगे, लोग तैयार हैं लेने के लिए। अब रही बात कि हम पहुंचा पा रहे हैं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं इस डिस्कशन में आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, इस यंग पॉपुलेशन के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके इस देश में आपको क्या प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। आपको डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उसके लिए अपने इस कंट्री में तैयारी अब शुरू होना चाहिए, नहीं तो वही सेम प्रॉब्लम आगे जाके 20 साल बाद हमारे पास इतना पैसा नहीं रहेगा। वो दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आने वाला है, जो ओल्ड एज का, आज के दिन हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन है 9%, अगले 25-30 साल में ये बढ़ के आपका हो जाएगा 20%। उसके लिए भी तैयारियां अभी से शुरू होना चाहिए। ये पहलू भी काफी इंपॉर्टेंट है। जी अभिजीत जी, एक आप अपनी बात तो कहिएगा, लेकिन एक बात जैसे अभी पूनम जी भी कह रही है, वो इंसेंटिव देने वाली, हम जानते हैं कि इंसेंटिव तो देते हैं, खासतौर से महिलाओं की नसबंदी के लिए तमाम बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, और उसमें जिस तरह की घटनाएं होती हैं वो जान उनसे चली जाती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, इस पर भी आप ज़रा से अपनी बात रखें तो इस पर भी ज़रा सा प्रकाश वही मैं पिछले बार भी कह रहा था ना, हम जो एक पुरानी मानसिकता में, पूरा जो हमारा स्वास्थ्य विभाग एक पुरानी मानसिकता में फंसा है, और उस मानसिकता के 2 हिस्से हैं। नंबर 1 हिस्सा है कि वो इतिहास से नहीं निकले कि भारत में लोग छोटे परिवार चाहते हैं, तो उन्होंने दबाव का जो मुहिम है, उस दबाव का मुहिम अभी भी नहीं बदला। वो सोचते हैं कि अभी, जैसे कि आपने कहा, ये यकीन कीजिए पूरे देश में लोग छोटे परिवार चाहते हैं। निर्माण भवन में ये खबर अभी तक नहीं पहुंची। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जिसके बारे में हमको सतर्क रहना पड़ेगा, वो है कि हमने पूरी तरह, और ये वेंकटेश जी ने कहा, उसके साथ कहा, मुझे लगता है, और इस मंच पे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं का मुद्दा क्यों रह गया है? बिल्कुल। परिवार जब माँ और बाप दोनों का है, तो ये पूरे देश के बापों से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में आप भी कुछ कदम उठाएं, और इस कदम को उठाने की जरूरत है दाम्पत्य जीवन के शुरुआत में, कि पहला बच्चा कब हो, पहला बच्चा कब हो। प्लीज अपने माताजी को, अपने दादी जी को कहिए कि अभी नहीं, हमारा पहला बच्चा 5 साल बाद, फिर दूसरे बच्चे और पहले बच्चे के बीच में कम से कम 3 से 4 साल का हमको अंतर रखना पड़ेगा। ये 2 चीज अगर हम कर पाएं तो इस देश की जनसंख्या का पूरा समस्या, जैसे कि अभिजीत जी कह रहे हैं, आप अपनी बात भी कहिएगा, जैसे कह रहे हैं कि माताजी को बता दें कि पहला बच्चा 5 साल बाद। ये माताजी को बताना, समाज को बताना, घर वालों को बताना, क्या सच्चाई है आज के हमारे समाज में? बात तो ये है कि माताजी को बताना ना पड़े, माताजी को खुद पता हो, और माताजी अपनी इच्छा से जो करना चाहें वो करने का मिले, और ऐसा समाज बने, ऐसा परिवार बने जिसमें किसी को उनको सिखाना ना पड़े, वो सीखे हुए हों। एक तो बात ये है। मैं यहाँ पे सास, माताजी माने पत्नी की बात नहीं कह रहा था, सास की बात कह रहा था। दबाव सास, पुरानी पीढ़ी अपने प्रॉब्लम में फंसी हुई है। मुझे लगता है नवीन पीढ़ी को अपने समय के अनुसार निर्णय लेने का, दाम्पत्य जीवन जीने का मौका देना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जनसंख्या को एक मुद्दा जरूर माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे कि ये तो मुद्दा है नहीं और इसको हमें एक एसेट्स के रूप में लेना चाहिए, या बाहर के देशों में चूंकि बहुत बुजुर्ग लोग हो जाएंगे तो हम उनको सेवादार सप्लाई करेंगे, ऐसी वाली सोच से भी हमें लगता है कि उभरने की आवश्यकता है। तो यहाँ ऐसी हो, और यहाँ अगर किसी भी तरह से लोगों के अधिकार वंचित हो रहे हैं, जैसा हम लोगों ने पहले वाले बातचीत में किया कि लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा बच्चे कहे जाते हैं कि अनचाहे होते हैं, वो बिना इच्छा के पैदा होते हैं। वो किन परिस्थितियों में हुए? हमारे यहाँ असुरक्षा के कारण भी लोग बच्चा करते हैं, सामाजिक सुरक्षा का भी मसला है, क्योंकि बाल मृत्यु दर इतना है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसलिए एक बच्चे को रखने में काफी,
और सुरक्षित महसूस करते हैं लोग। इसलिए बड़ा मुद्दा ये है कि इन सारे मुद्दों को संबोधित किया जाए, और जब तक हम वो मुद्दा नहीं मानेंगे जनसंख्या को, तब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे। जी बताइए, बोलिए। अवेयरनेस की अब तक बहुत कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अब भी नहीं पता होता कि हमारी दो स्कीम बहुत पहले लागू हो चुकी थी, और शायद आजकल मीडिया या जो भी है प्रचलन से उसको परे कर दिया गया है। उस पर अब भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बोलिए। हाँ। ये अभी ये बात हुई कि एसिड मानना चाहिए, वो मैडम ने बोला कि भी एसिड नहीं, मुद्दा भी मानना चाहिए। तो मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है। एसिड मानेंगे तो हम फंस जाएंगे, लेकिन जो है उसको मुद्दा माने, उसकी कमियां ढूंढ के उनको, जैसे मैडम ने बताया कि भी प्रचार करें, हम दो हमारे दो, लेकिन वो सारा कुछ पीछे हटता जा रहा है। उस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। ओके जी, इधर दीजिए। हाँ, हमारे समाज में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और मैंने देखा है, मैं शहर की बात तो नहीं जानता ज़्यादा, मैं देहात की बात जानता हूँ कि एक लड़के को प्राप्त करने के लिए कि लड़का पैदा हो, अनगिनत लड़कियां जो है पैदा करती। और मैं अपना जानकारी क्या, मेरे परिवार में ही एक सज्जन ने मुझे कहते हुए शर्म आती है, 10 लड़कियां पैदा किया एक लड़के के लिए। 11वां जो है वो लड़का पैदा हुआ तो वो सब बड़े संतुष्ट हुए, बड़े खुश हुए। ये है तो ये हमारे समाज की ये सच्चाइयां हैं। हाँ, सच्चाई है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। प्राइवेट चैनल्स पे थोड़ा इसको कंपलसरी दिखाया जाए, इस तरह का चर्चा वाला प्रोग्राम, तो दैट विल बी बेटर। ओके, चलिए सर। ओके, हमारे सामने कुछ और इस पर एक बात बोलना है। हाँ जी, होता जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि प्राइवेट चैनल का बात नहीं, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल का बात भी है, प्राइवेट कॉर्पोरेट ग्रुप्स की भी बात है। जो CRS बोलते हैं, CSR या कैसा बोलते हैं, क्या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ए चीट एंड ए शैम। इट इज बीइंग मैनिपुलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव्स एंड अदर्स, आत्म प्रचार के लिए। उसको सारे सिर्फ फैमिली प्लानिंग सर्विस देने के लिए बनाया जाए, प्राइवेट सेक्टर को भी जिम्मेदारी दिया जाए। Let them not take only the cream of the country. ओके जी, हाँ बोलिए। स्वास्थ्य विभाग ने एक स्कीम चलाई थी आशा वर्कर, वो बहुत अच्छी स्कीम थी, जो कि डोर टू डोर जाके, फैमिली में जाके, वहाँ की महिलाओं से, पुरुषों से जो ना बात करके वो स्वास्थ्य के बारे में अवेयर करती हैं। लेकिन इस स्कीम के बारे में सरकार ने बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं बनाया है, उसको वहीं तक सीमित रख दिया गया है। उन लोगों को वेतन भी नहीं मिलता, केवल उनको एक दैनिक भत्ता मिलता है 1000 रुपये के रूप में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह के स्वास्थ्य कर्मचारी रखे जाएं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पे, और जहाँ स्लम एरिया है वहाँ डोर टू डोर जाएं और उन फैमिलीज से मिले और उसके लिए अवेयरनेस वो दें। ओके जी, हाँ। जनसंख्या को भी हम, जैसे कि बहुत जनसंख्या कंट्रोल, मैं मानता हूं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या को हम अपनी ताकत बना सकते हैं। उसका कारण यह है कि हर आदमी IAS IPS या इंजीनियर नहीं बन सकता। तो हमारे स्कूलों में शिक्षण प्रणाली ऐसी हो कि मान लो मैं 8वीं फेल हो गया, आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे टेबल, कुर्सी या टेक्निकल कुछ बनाने या उससे अपने आप को मजबूत करने का उपाय सिखाया जाए। इससे आगे चल के जनसंख्या जो है हमारी पावर के रूप में डेवलप होगी, और हम इसको अभिशाप के रूप में नहीं, वरदान के रूप में स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं जी, बताइए। मेरा ये कहना है कि सब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसके उपाय भी बता रहे हैं, लेकिन इसके इम्प्लीमेंट कैसे हो। मैं अपने ही गांव गई, यूपी के हम रहने वाले हैं, मुझे इतना अजीब लगा। कहने में मेरी चाची जी हैं, उनके 2 बेटे भी हैं, 2 बेटी भी है, वो बच्चा नहीं चाहती हैं। मैंने कहा चाची जी आप कुछ बात क्यों नहीं करते, डिस्पेंसरी है, सारी फैसिलिटीज़ है। हंस के कहने लगी फैसला तो ये करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि वैसे हम कहते हैं पढ़े लिखे, लेकिन औरतों का समाज अलग, आदमियों का समाज अलग। ये तब दूर होगा जब आप, चाहे संडे हो, जब भी खाली हो, चाहे पंचायत करे, 1 घंटे का टाइम निकाला जाए और हस्बैंड वाइफ, ये नहीं अलग अलग, उनको बिठा के एक साथ बात करी जाए, तब आपस की बातें खुलेंगी। वो क्या करते हैं, औरतों को अलग ले गए, आदमी को अलग ले गए, उससे ये कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जी ओके। फैमिली प्लानिंग का जो प्लान है वो दूर दराज के गांव में जाना चाहिए, जहां पहाड़ी वाले गांव हैं, जहां बहुत दूर गांव हैं, जो छोटे गांव हैं, एजुकेशन जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों को ये प्रिपेयर कर देना चाहिए जो बच्चे शादी के लायक होने वाले हैं।
एक रिएक्शन और ले लेते हैं छोटा सा। अच्छा, आप भी बोलेंगे? एक्चुअली मोदी जी ने बहुत सारे स्कीम शुरू किए हैं, बेटी बचाओ अभियान और सेल्फ विद डॉटर, बहुत ज़्यादा इंकरेज करने के लिए महिलाओं को। बट अभी भी कुछ जगह में महिलाओं को वैसे ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है और पार्शलिटी भी की जाती है कई जगहों में, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है। एंड मैम, जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते भी हैं लाइक फैमिली प्लानिंग के लिए या कोई मेडिसिन के लिए, उनके साथ वहाँ बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट्स को गाली तक देते हैं। जब डिलीवरी का टाइम होता है तो वो लोग लेडीज़ के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं लाइक वो डिलीवरी कराने नहीं आई है, बहुत बड़ा क्राइम कराने आई है, क्योंकि वो पैसे कम लेते हैं तो रिस्पेक्ट भी उतनी ही कम देते हैं। ओके, एक और। यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हम आगे समाज को कैसे बदलेंगे? सबसे बड़ी बात है, मैडम ने इस तरह से कहा बजट मिल रहा है, मगर वो किस रूप में मिल रहा है, लोगों को किस तरह से मिलना चाहिए? स्कूल एक क्लास उसकी लिमिट करनी चाहिए कि यहाँ से इस चीज़ की शिक्षा दी जाए। जी, तो सोच बदलनी चाहिए ऐसा मानना है, और वाकई जब सोच बदलती है तो चीज़ें बदलने लगती हैं। जनसंख्या के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं चर्चा में, और चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम DD न्यूज़। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने विचारों को सुना, जन के विचारों को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जनसंख्या को मुद्दा माना जाए और जनसंख्या को एसेट भी बनाया जाए, लेकिन एसेट बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जिन अधिकारों की दरकार है, जिन सुविधाओं की दरकार है, जो बुनियादी ढांचा हमें चाहिए, वो भी मुहैया कराया जाना चाहिए। तभी जन का ये मानना है कि ये वाकई एसेट बन सकते हैं। हम फाइनल कॉमेंट्स लेंगे। सबसे पहले मदन मोहन जी आपसे, जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस तो हम हर साल इसी प्रकार से मनाते रहेंगे, पर ये कार्यक्रम करने का मकसद यही था कि हम आगे कैसे बढ़ें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपने फाइनल कमेंट्स में? देखिए, दिशा हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपनी आबादी को एसेट्स में बदलें। जैसे हमारे कुछ साथियों ने भी कहा कि जैसे कोई बच्चा 8वीं फेल हो जाता है, वो आगे नहीं पढ़ सकता, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। नहीं, सरकार हर किसी के डॉक्टर और इंजीनियर बनने की व्यवस्था कर सकती है। तो उसके लिए उसी लेवल पे कोई वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे देश में पहले नहीं हुई। आज भी हमारे कंट्री में ये स्थिति है कि 5 या 10% लोगों को ही वोकेशनल एजुकेशन निचले लेवल पे मिल पाती है, जबकि आज जितने भी रोज़गार हैं उसमें 95%, 90% तक जॉब ऐसे हैं जिसमें वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। अब ये बातें शुरू हो रही हैं, ये बातें अब की जा रही हैं कि आप क्यों 9th से आप 12th पढ़ते हैं, 11th पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं। कोई अगर अब नहीं पढ़ना चाहता है, किसी की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आगे पढ़ सके, कोई अपने परिवार के लिए कुछ जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए 9th से, 10th से, 11th से, 12th से ये प्रोफेशनल स्ट्रीम शुरू की जा रही है। ये देर से शुरुआत हुई है लेकिन हो रही है, अभी इसके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। एक तो ये अच्छा काम हुआ है, दूसरा ये अच्छा काम, हमें एक प्राइवेट सेक्टर का जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकारी उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा है जिस हिसाब से प्राइवेट बढ़ पा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये फैमिली प्लानिंग से जुड़े कार्यक्रमों को लेके कोई बाध्यता नहीं है, सरकार की तरफ से कोई बाध्यता नहीं रखी गई है और वो अपनी तरफ से बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बाध्यता उनके लिए कुछ होनी चाहिए कि आप ये फैसिलिटी अवेलेबल कराइए और बहुत ही रीजनेबल पैसे में। जैसे कि हर आदमी सरकारी अस्पताल को अफोर्ड नहीं कर सकता, या वहाँ जाना नहीं चाहता, या वहाँ लोगों के साथ दिक्कतें होती हैं। अगर कोई कुछ पैसा खर्च करके वो फैसिलिटी अगर सरकारी प्राइवेट अस्पताल में लेना चाहता है, बिल्कुल, तो उसका इंतजाम होनी चाहिए। अभी जी फाइनल कमेंट शॉर्ट। मेरा फाइनल कमेंट ये रहेगा, आपने अधिकारों की बात कही और मुझे लगता है ये अधिकारों की बात को मजबूत करने के लिए हमें स्कूल्स में जिसको फैमिली लाइफ एजुकेशन या परिवार योग्य शिक्षा, जिसमें कि बच्चों को शुरुआत से अपने शरीर के बारे में, रिश्तों के बारे में, दुनिया में अधिकारों के बारे में और परिवार नियोजन करने के बारे में ये शिक्षा देनी चाहिए। ये खेद की बात है कि इतने दिन हम लोग परिवार नियोजन और जनसंख्या को लेकर चिंतित रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को ढंग से सुनियोजित तरीके से हम लोगों ने स्कूलों में लागू नहीं किया। इसकी अति आवश्यकता है। जी अंजलि जी फाइनल। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को दिशा ये तय किया जाए कि हर व्यक्ति सशक्त हो। व्यक्ति में महिला भी है, पुरुष भी है। सशक्त होगा, उस होने से क्या अर्थ है, उसके पास हक होंगे। मेडिकल सुविधाएं जैसे ही हमने बात की, वो सुविधा नहीं है उसके पास। वो जो चाहते हैं, जैसे शिक्षा का मामला है, शिक्षा अगर नहीं है, संपन्नता नहीं है, अगर छोटे छोटे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो व्यक्ति इन सारी चीज़ों पर अपनी
मानसिकता खर्च नहीं करेगा और इन सारी चीज़ों को लेकर के वो ज़्यादा जागरूक नहीं बन पाएगा। तो सशक्तिकरण दिशा होना चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में औरतों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, बराबर का अधिकार मिले उनके साथ, पुरुष प्रधानता खत्म हो, यानी कि दोनों मिल करके जिम्मेदारी तय करें। घर कितना बड़ा, आपका परिवार कितना, साइज कैसा होगा, ये दोनों मिल करके तय करें। तो बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डॉक्टर होता, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहते हैं? एक की पॉइंट है जो सबको समझना चाहिए और जो टॉप में बैठे हैं वो समझना चाहिए कि हेल्थ गवर्नेंस एफिशिएंसी, जो आपके पास बजट्स वगैरह है, जो आशाएं हैं, उसको हाउ एफिशिएंटली थ्रू गवर्नेंस वी कैन डिलीवर थ्रू अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, उसका हेल्थ सेक्टर, मैं एक IAS ऑफिसर हिसाब में बहुत सारे सेक्टर में काम किया हूँ, हेल्थ सेक्टर का मिसमैनेजमेंट कहीं भी इतना नहीं देखा हूँ। हेल्थ सेक्टर हैज लॉट ऑफ बैकलॉग ऑफ इनएफिशिएंसीज, उसको सबसे करेजियस लीडर हेल्थ सेक्टर में चाहिए और उनको रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए, मिनिस्टर को और सेक्रेटरी को। आप डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह को 2-2 साल के टेन्योर दिए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी को दीजिए, एक स्पेशल कैबिनेट सेक्रेटरी कीजिए फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स। यू सी दीज आर स्ट्रक्चरल इश्यूज। ये शायद भाई लोग सोचे कि ये क्या बोल रहा है, खुद सरकार में रह के यही बोल रहा है, नहीं, ये जरूरी है। विथ डेवलपिंग रोल वी हैव टू हैव मोर स्पेशलाइजेशन एंड मोर स्ट्रेंथ। जी पूनम जी, सब जो कह रहे हैं मैं उसके साथ सहमत हूँ। और जो अभी आपने कहा, हमें गुड गवर्नेंस का जो नारा दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट हमारी सरकार को करना चाहिए, इन एजुकेशन, इन हेल्थ एंड इन जॉब क्रिएशन एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। ये चारों चीजों में हमने बजट कम किए हैं। तो हमें मैसेज क्या मिल रहा है, जनता को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि गुड गवर्नेंस इनमें कैसे होगा अगर पैसे कम होंगे। और हमें ये समझ के कि हमारी जनसंख्या इतनी है, उनके लिए हमने अभी तक प्लानिंग नहीं करी थी। अब हम रोना बंद करें कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ गई है। हमें मालूम है कितनी जनसंख्या है। स्कूल्स, कॉलेजेस, माँ बाप और बच्चे इतने स्ट्रेस रहते हैं, उनको स्कूल में, कॉलेजेस में जगह नहीं मिलती है। हेल्थ का तो हेल्थ फॉर्मर सेक्रेटरी ही कह रहे हैं इतना बुरा हाल है। तो हमें इसके लिए प्लानिंग करनी है, गुड गवर्नेंस, बट इट विल ओनली हैपन अगर बजट इंक्रीज होंगे। और फाइनली हमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनता का पार्टिसिपेशन और सरकार के प्रति अकाउंटेबिलिटी जब तक आप लोग नहीं, हम लोग सब मिलके नहीं करेंगे, कुछ सुधार खास नहीं आएगा। और सिर्फ सरकार के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते, हमें इसमें भागीदारी अपनी करनी होगी और उनसे जवाबदेही लेनी पड़ेगी। वेंकटेश जी, ये बहुत सारी बातें हो चुकी है। मैं फाइनेंसेस के बारे में बात करूंगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ को सिर्फ 400-500 करोड़ मिलता है। क्या हम इस देश में 400-500 करोड़ में प्रोग्राम चला पाएंगे? जैसे NSS है, NYKS है, इसके लिए जब तक आप पैसा नहीं ये नहीं कराएंगे तो हाउ आर यू गोइंग टू एंगेज द यूथ? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉपुलेशन इज नॉट ए हेल्थ डिपार्टमेंट प्रॉब्लम। ये जो है, यूथ शुड बी एक्टिवली एंगेज, women and child should be actively engaged, लेबर के जो मिनिस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, वहाँ पे आपका तालमेल बैठना चाहिए। ये सब जब तक हम नहीं करेंगे, और दूसरी बात 1.2% अपना GDP जो है उसको आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। वर्ल्ड में सबसे जो कम फंडिंग हेल्थ को मिलता है वो इंडिया को मिलता है, बड़े देशों को हम यदि देखें तो इन दोनों चीज़ों को अपार्ट फ्रॉम अदर इश्यूज हम यदि एड्रेस करेंगे तो आई एम श्योर दैट देयर इज गोइंग टू बी ग्रेट इंप्रूवमेंट दैट वी कैन सी इन द फ्यूचर। जी हाँ, तो कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि जनसंख्या को लेकर विलाप करना हम छोड़ दें, इस जनसंख्या को हम एसेट बनाएं, लाभकारी बनाएं, लेकिन इसके लिए कुछ अपने सिस्टम्स में बदलाव करने की ज़रूरत है, गवर्नेंस में सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि हम सशक्त कर सकें अपने युवाओं को, अपनी महिलाओं को, देश की जनसंख्या को, कि वो एक एसेट के रूप में देश के काम आ सके। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।